So let us look into lecture number 4 on thermal properties of matter. सो अभी तक हम लोग देख रहे थे थर्मोमेट्री हम लोगों ने कवर अप कर लिया एंड थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड एंड द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड तक हम लोगों ने देख चुके हैं. ठीक है, तो अब हम देखेंगे कॉन्सेप्ट, हम कवर अप करेंगे कैलोरीमेट्री का कॉन्सेप्ट. ठीक है, सो आज का जो लेक्चर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कैलोरीमेट्री के जब हम दो लिक्विड्स को ऐड करते हैं तो हाउ द टेम्परेचर, हाउ विल बी द थर्मल इक्विलिब्रियम एंड व्हाट इज़ द टेम्परेचर दैट वी आर गोइंग टू रीच जब हम दो लिक्विड को ऐड अप करेंगे. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू सी द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ द हीट इज़ गोइंग टू ट्रांसफर फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड. तो इट इज़ काइंड ऑफ एनर्जी अकाउंटिंग होती है कैलोरीमेट्री. सो वी आर गोइंग टू सी द कॉन्सेप्ट ऑफ कैलोरीमेट्री. फिर हम देखेंगे स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट और हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट. और स्पेसिफिक हीट को हम लोग देखेंगे कि इट इज़ नथिंग बट कि कितना स्टबर्न है आपका मटेरियल हीट अप होने के लिए. ठीक है, तो हम वी आर गोइंग टू लिंक इट विद द इनर्शिया एंड वी आर गोइंग टू सी द स्टबर्ननेस ऑफ योर मटेरियल. ठीक है, इन द स्पेसिफिक हीट. फिर हम देखेंगे मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट. मैकेनिकल इक्विवेलेंट अभी तक बिफोर दिस कॉन्सेप्ट हम लोग हीट और वर्क को डिफरेंट कॉन्सेप्ट की तरह ट्रीट करते थे, बट मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट और द जूल्स, एक जूल का एक्सपेरिमेंट देखेंगे. विद दैट हम लोग वी आर गोइंग टू सी कि हाउ द वर्क इज़ नथिंग बट इट इज़ हाउ द वर्क एंड हीट आर जस्ट द टू साइड्स ऑफ द कॉइन. ठीक है, देन वी आर गोइंग टू सी द वाटर इक्विवेलेंट. वाटर इक्विवेलेंट इज़ नथिंग बट एक एलिगेंट कॉन्सेप्ट इज़ बीन डिवाइस्ड बाय द फिजिसिस्ट, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि इंस्टेड ऑफ वी आर टेकिंग वाटर एज ए डिनोमिनेशन. अगर आपको 1 किलोग्राम कॉपर को हीट करना और 1 किलोग्राम स्टील को हीट करना है तो जितनी एनर्जी इन दोनों को हीट करने के लिए चाहिए होगी, सो द सेम अमाउंट ऑफ हीट, सपोज अपने 1 kg ऑफ कॉपर को हीट किया एंड 1 kg ऑफ स्टील को हीट किया, तो इसको सपोज 1000 एनर्जी चाहिए होगी और इसको आपको 500 एनर्जी चाहिए होगी. तो नाउ इतनी एनर्जी अगर मैं वाटर को प्रोवाइड करूँ तो हाउ मच वाटर इसको मैंने 1 kg को 1 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज़ किया, इसको भी 1 kg को 1 डिग्री सेल्सियस तक. तो नाउ इतनी हीट में हाउ मच अमाउंट ऑफ द वाटर दैट आई नीड टू पुट इन दिस वेसल सो दैट द टेम्परेचर इज गोइंग टू इंक्रीज बाय 1 डिग्री. सेम वे इतनी हीट में हाउ मच अमाउंट ऑफ द वाटर. तो इस मास को आई जस्ट कन्वर्टेड इनटू द मास ऑफ द वाटर. ठीक है, तो दैट इज़ one way of doing it. So that concept we are going to see it in water equivalent. ठीक है, and lately we are going to see the phase change and the latent heat. ठीक है, तो ये जितना भी concept हम लोग देखेंगे इसमें हम लोग देखेंगे कि whenever you are going to provide the heat, तो हमने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था whenever the material is there, तो इसमें कोई मैक्रोस्कोपिक मोशन तो नहीं हो रहा, बट देयर इज़ अ माइक्रोस्कोपिक मोशन. तो इसके अंदर इंटरनल एनर्जी होती है. इंटरनल एनर्जी हमने दो तरीके की देखी थी. वन इज़ योर काइनेटिक एनर्जी, माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी. अनदर वन इज़ अ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, दैट इज़ योर पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, तो ये जो हम कॉन्सेप्ट देखेंगे व्हेनेवर यू आर गोइंग टू मिक्स अप लिक्विड ऑफ टू डिफरेंट टेम्परेचर, तो उसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी पे चेंज आता है. काइनेटिक एनर्जी मोशन होता है सबसे पहले उसमें, तो टेम्परेचर चेंज होता है. ठीक है, जब वो टेम्परेचर चेंज होता है तो फर्स्ट टेम्परेचर चेंजेस बिकॉज ऑफ द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी. सेकंड जो होता है दैट कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू सी द लेटेंट हीट. यहाँ पे क्या होगा, द हीट इज गोइंग टू अटैक दिस मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन. यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पे अटैक होता है. ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड्स ब्रेक किए जाते हैं. ठीक है, सो दिस कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू सी द फेज चेंज एंड द लेटेंट हीट. ठीक है, तो इसमें दो और कॉन्सेप्ट देखेंगे हम लोग. हीटिंग कर देखेंगे. ठीक है, इट इज़ नथिंग बट कि आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो किसी मटेरियल को एंड यू आर प्लॉटिंग ए ग्राफ बिटवीन कि उसका टेम्परेचर किस तरीके से पड़ता है अलॉन्ग विद द टाइम. ठीक है, तो टेम्परेचर और टाइम का हम लोग वेरिएशन देखेंगे इन दिस हीटिंग का. एंड लेटली वी आर गोइंग टू सी द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, दैट we are going to see how energy accounting is been maintained and how the heat flow happens from one system to another system, and it is nothing but the energy conservation. ठीक है, तो this concept we are going to cover up in today's lecture, right? और इससे related principle of calorimetry से related कुछ एक questions देखेंगे, right? सो स्टार्ट करते हैं. कैलोरीमेट्री क्या करता है, कैलोरीमेट्री आस्क क्वेश्चन क्या पूछता है कि व्हेन ए डिफरेंट ऑब्जेक्ट एक्सचेंज हीट, ठीक है, देन व्हाट इज़ द टेम्परेचर दे रीच. ठीक है, तो सबसे पहले तो देखेगा जब डिफरेंट ऑब्जेक्ट मेरे एक्सचेंज हीट करेंगे तो आपका फाइनल थर्मल इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर कितना पहुंचेगा. और इट इज़ अ ट्रैक ऑफ योर एनर्जी फ्लो. ठीक है, इट इज़ अ ट्रैक ऑफ योर एनर्जी फ्लो ड्यूरिंग द थर्मल इंट्रैक्शन. इट इज़ काइंड ऑफ ए एनर्जी बुक कीपिंग. ठीक है, तो देखेंगे हम लोग विद द एग्जाम्पल्स एंड विद द इलस्ट्रेशन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो अब होता क्या है, व्हेनेवर द हीट बॉडी क्या आती है, हमने देखा था फास्ट मोशन होता है, कोल्ड बॉडी जिसमें स्लो मोशन होता है. जब ये कोलाइड करते हैं तो इसके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, इसके पास कम काइनेटिक एनर्जी है, तो अब क्या होगा, इन दोनों मिक्सअप होंगे तो काइनेटिक एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा. एनर्जी फ्लो होगा फ्रॉम हेयर टू हेयर.
energy flow is going to happen. Then finally they settle up with a common motion, ठीक है, average microscopic motion से they will settle up and they will, all the motion will become equal, and this situation is what we call the thermal equilibrium situation, ठीक है. So some energy has been lost from here and the energy has been gained here, ठीक है. तो energy loss is the energy gain here, ठीक है. So this heat, with the heat we have seen the energy transfer has been happening from fast motion to slow motion, ठीक है. So heat is defined, ये already we have seen, heat is defined as a process of transferring of heat across the boundary, ठीक है, that we have already seen, boundary of the system, because of the temperature difference between the system and the surrounding. अगर आपका ये system है and this is your surrounding outside, तो the heat flow, if this is as a high temperature, ये high temperature पे है, ये low temperature पे है, the heat flow from high temperature to low temperature, that is a energy transfer. Energy transferring is happening across the boundary. The amount of energy transfer we write it by Q, and the process of heat exchange between the bodies, the जो process होता है जो heat exchange between the bodies in the system is what we call the calorimetry, ठीक है. तो इसका example है, for instance if you have a pan of a water and you are going to put a pan of the water and you are going to burn it from below, so the heat has been transferring from this to this side to this side, ठीक है, heat has been transferring from this side to this side. So that is what the, and we are monitoring के how much is heat has been transferred from this side to this side and how much is the increase in the temperature. So these all things that we going to calculate in our concept of calorimetry, ठीक है. So heating of a substance is nothing but transfer of the energy by placing it in contact with the higher temperature, ठीक है. Now एक और चीज़ होती है कि why different material, ये concept अभी हम देखेंगे, इसको और थोड़ा डिटेल में when we are going to study the kinetic theory of gases तब देखेंगे. बट अभी के लिए कि why different material हीट डिफरेंटली. अगर आपने एक किलोग्राम ऑफ कॉपर रखा है, 1 किलोग्राम ऑफ वाटर रखा है, तो दे विल हीट डिफरेंटली, ठीक है. द रीज़न बिहाइंड दिस, दे स्टोर द हीट डिफरेंटली. फॉर इंस्टेंस अगर आपके पास इफ़ यू आर हैविंग वन जार, ठीक है, आपको वाटर डालना है, तो सारा का सारा वाटर इसमें आ जाएगा, तो दैट मीन्स इसका टेम्परेचर, ये इसकी हाइट बढ़ जाएगी. हाइट का मतलब इसमें लेके चलो टेम्परेचर, ठीक है. नाउ इफ़ यू आर हैविंग 2 जार एंड इक्वली यू हैव टू डिवाइड, ठीक है, इक्वली डिवाइड होगा, तो यहाँ पे इक्वली डिवाइड होगा, ये वाला वाटर 2 में डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे अब देखो हाइट कम बढ़ेगी, ठीक है, हाइट कम बढ़ेगी, दैट मीन्स टेम्परेचर कम डिक्रीज होगा. अगर मैं तीन जार ले लूँ, इफ़ यू आर हैविंग द 3 जार हेयर, तो वाटर तीनों जो मेरा टोटल अमाउंट ऑफ वाटर था वो तीनों में डल जाएगा, तीनों में डिवाइड हो जाएगा इक्वली, तो मेरा टेम्परेचर और भी कम इंक्रीज़ होगा. अगर मेरे पास यही 4 जार हो गए, देन टेम्परेचर और भी कम इंक्रीज़ होगा मेरा टेम्परेचर, ठीक है. तो दैट मीन्स अगर किसी मटेरियल के पास ज़्यादा वेज होते हैं एनर्जी स्टोर करने के, दे कैन स्टोर द वेज डिफरेंटली, देन देयर इज़ ओनली स्लाइट सम इफ एनी मटेरियल इज़ हैविंग मोर वेज टू स्टोर द एनर्जी, ठीक है. स्टोर एनर्जी किस तरीके से करते हैं मटेरियल में, तो वन इज़ यू आर हैविंग द ट्रांसलेशन मोशन, वन इज़ यू आर हैविंग द वाइब्रेशनल मोशन, वन इज़ यू आर हैविंग द रोटेशनल मोशन. ये हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, बट ये समझ के चलो कि जिस भी मटेरियल के पास ज़्यादा वेज होते हैं एनर्जी स्टोर करने के, उसका टेम्परेचर उतना कम इंक्रीज़ होगा, ठीक है. अगर किसी के पास एक ही तरीका है, तो उसके जितना भी आप हीट सप्लाई करेंगे वो सारा का सारा हीट उसमें चला जाएगा एंड द टेम्परेचर इज़ गोइंग टू इंक्रीज अ लॉट, ठीक है. ठीक है. सो दैट इज़ वी आर गोइंग टू दैट इज़ वाई डिफरेंट मटेरियल हीट डिफरेंटली. अब यूनिट ऑफ हीट होती है हमारी कैलोरी, ठीक है, एंड कैलोरी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर टू 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. सो दैट इज़ द कैलोरी, राइट. नाउ हीट कैपेसिटी देखते हैं. हीट कैपेसिटी क्या होती है, एंड द एब्जॉर्प्शन हीट, ठीक है. तो हीट सप्लाई करते हो आप, ठीक है, एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज गोइंग टू इंक्रीज, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज गोइंग टू गेट इंक्रीज, सो जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है. सो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो स्पेसिफिक हीट क्या होता है आपका, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ योर मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि वो कितना स्टेबली, जैसे आपका मास होता है, व्हेन यू अप्लाई फोर्स ऑन टू इट, तो क्या करता है, मास क्या होता है, इट इज़ काइंड ऑफ इनर्शिया, इट इज़ गोइंग टू अपोज द फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है. सो इट इज़ काइंड ऑफ इनर्शिया, ट्राई टू मेंटेन इट सेम पोजीशन. सेम वे जो आपका स्पेसिफिक हीट होता है, इट इज़ काइंड ऑफ ए मटेरियल स्टबर्ननेस और इनर्शिया. एक्सटर्नल हीट जो प्रोवाइड कर रहा है आपको, उसको अपोज करेगा, मतलब कि मैं अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ने देना चाह रहा. तो अगर किसी का स्टबर्ननेस ज़्यादा होगी, ज़्यादा इनर्शिया होगा, तो अपना टेम्परेचर आप हीट सप्लाई करोगे, बट इट इज़ नॉट लेटिंग द टेम्परेचर टू गो हाई, ठीक है, इट इज़ नॉट लेटिंग द टेम्परेचर टू गो हाई. और वो टेम्परेचर क्यों नहीं हाई जा पा रहा है, दैट वी हैव सीन इन दिस कॉन्सेप्ट, बिकॉज इट कैन स्टोर द हीट इन डिफरेंट वे, ठीक है. सो स्पेसिफिक हीट जो होती है हमारी, इट इज़ नथिंग बट द मटेरियल स्टबर्ननेस और द इनर्शिया, एंड इट डिपेंड्स अपॉन, पहले ठीक है. सो दैट इज़ आर स्पेसिफिक हीट, दैट इज़ आर स्पेसिफिक हीट, मटेरियल स्टबर्ननेस एंड द इनर्शिया. जो आप हीट सप्लाई करते हैं, ठीक है, दैट वी हैव सीन इट हियर, व्हेन यू सप्लाई द हीट, उसका
एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू गेट इंक्रीज और उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है. तो डेल्टा क्यू हीट सप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द राइज इन टेम्परेचर. ठीक है. सेकेंड जो होता है डेल्टा क्यू जो होता है दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास इन द मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस. ठीक है. सो यूजिंग दिस टू वी हैव सीन डेल्टा क्यू इज नथिंग बट एम, जो हीट सप्लाई होगा दैट इज एम इंटू डेल्टा टी, और जो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए वी हैव पुट दिस हीट कैपेसिटी. ठीक है. दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ हीट कैपेसिटी. दिस इज सी. ठीक है. दिस इज आर सी. तो हमारा डेल्टा क्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू एम सी डेल्टा टी. ठीक है. सो आपने हीट जो सप्लाई करी है दैट इज एम सी इंटू डेल्टा टी, और जो सी है दैट शोज द स्टबर्ननेस ऑफ द मटेरियल. ठीक है. इट इज़ लाइक अ डेंसिटी ऑफ द स्टोरेज. इसको हम सी को हम इस तरीके से भी देखते हैं. इट इज़ लाइक अ डेंसिटी ऑफ हीट स्टोरेज. इफ द मटेरियल हैज़ हाई स्पेसिफिक हीट, अगर किसी मटेरियल का हाई स्पेसिफिक हीट है जैसे वाटर का हो गया, तो इट इज़ लाइक अ मैसिव स्पॉन्ज है जिसके अंदर दैट सोक अप ऑल द एनर्जी विदाउट शोइंग द राइज इन टेम्परेचर. ठीक है. सो इट इज़ लाइक अ मैसिव स्पॉन्ज मीन्स इसके पास ज़्यादा वेज है एनर्जी को स्टोर करने के लिए. ठीक है. सो दैट मीन्स इट्स सोक अप लॉट ऑफ एनर्जी बट इट इज़ नॉट गोइंग टू लेट द टेम्परेचर इंक्रीज. ठीक है. तो इसके इफ़ योर सी इज़ बिन वेरिंग तो यू कैन यूज़ द इंटीग्रल फॉर्म. ठीक है. फॉर द स्मॉल राइज इन टेम्परेचर, ठीक है, इफ द सी इज़ बिन वेरिंग विथ टी, तो वी कैन टेक फॉर द स्मॉल रेंज ऑफ डी टी, that is the constant CT is there and we integrate from T1 to T2. ठीक है. to get the this is the integral form. ठीक है. now जो C होता है that is a property of your material. ठीक है. specific heat means it is a property of your material, that is a specific heat. C जो होता है that is the amount of heat required to C को जो definition हम use करते हैं C की, that is the amount of heat required फॉर द यूनिट मास टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. एक ग्राम फॉर द यूनिट मास, 1 ग्राम को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी मेरे को हीट चाहिए होगी. दैट इज़ व्हाट वी डिफाइंड इट क्वांटिटेटिवली. जितना ज़्यादा सी होगा आपको उतनी ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी 1 ग्राम को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में. सेम वे आपका लो सी होगा दैट मीन्स आपको कम अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होगी टू इंक्रीज द टेम्परेचर टू 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 ग्राम. ठीक है. अब एक ये तो हो गई स्पेसिफिक हीट. हीट कैपेसिटी क्या होती है आपकी, दैट इज़ लाइक हीट कैपेसिटी जो होती है हमारी दैट कंटेन्स द ये तो हो गई हमारी पर यूनिट का. ठीक है. हीट कैपेसिटी होगी अपने पूरे के पूरे मास का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए. ठीक है. तो यहाँ पे मास इज़ बीन इंक्लूडेड इनसाइड इट. ठीक है. यहाँ पे क्या था 1 ग्राम ऑफ स्पेसिफिक हीट में होता है हमारा 1 ग्राम ऑफ मास को बढ़ाने के लिए. और हीट कैपेसिटी अगर हम देखें तो वो होता है हमारा कि जितने मर्जी ग्राम का. तो ये मेरा सपोज 10 ग्राम का रखा हुआ है, इसको इसका ओवरऑल बढ़ाने के लिए 10 ग्राम का मटेरियल की टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना मेरे को हीट कैपेसिटी चाहिए होगी. सेम वे अगर यही मेरा 100 ग्राम रखा हुआ है यहाँ पे 100 ग्राम, तो ऑब्वियसली इसके लिए हीट ज़्यादा चाहिए होगी. ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट द हीट कैपेसिटी कि यहाँ पे मास इज बीन इंक्लूडेड हियर. तो फॉर इंस्टेंस इसको हम इस तरीके से देखेंगे. सो सपोज यू हैव इमेजिन ए कप ऑफ ग्लास ऑफ वाटर एंड ए मैसिव लेक. दोनों की हीट सेम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी बिकॉज दोनों वाटर है. ठीक है. दोनों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम होगी, बट यहाँ पे लेक को ज़्यादा हीट कैपेसिटी चाहिए होगी. लेक को ज़्यादा हीट कैपेसिटी चाहिए होगी. क्यू लेक का ज़्यादा होगा टू बिकॉज द मास इज़ हाई. तो क्यू लेक का ज़्यादा होगा दैट मीन हीट कैपेसिटी इज़ मोर फॉर द लेक. ठीक है. बट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी विल बी सेम फॉर स्मॉल कप ऑफ वाटर का भी एंड द मैसिव लेक का भी. ठीक है. So you need millions of joule to warm up the lake by 1 degree Celsius, but only a few thousand for a 1 degree Celsius for the rise in temperature in the cup. ठीक है. So that is a heat capacity का concept है. स्पेसिफिक हीट का इसमें भी जो हम देखेंगे इन दोनों में वाटर है. वाटर जो होगा मटेरियल की स्पेसिफिक हीट हमारी सेम है, बट यहाँ पे जो ओवरऑल स्मॉल कप है एंड यहाँ पे हमारी मैसिव लेक है. ठीक है. तो इसके अंदर डिफरेंट हीट विल बी गिवन टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस. सो सी इज़ नथिंग बट डेल्टा क्यू. इसको रीअरेंज करेंगे तो सी इज़ नथिंग बट हीट सप्लाई डिवाइडेड बाय एम इंटू डेल्टा टी. अगर डेल्टा टी आपका 0 हो गया दैट इज़ योर चेंज इन स्टेट. ठीक है. आपका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा बट द स्टेट इज़ बिन चेंजिंग. दैट मीन्स आपके बॉन्ड्स इज़ बिन ब्रेकिंग. तो जो हीट सप्लाई कर रहे हो दे आर द पोटेंशियल एनर्जी इज़ बिन चेंजिंग, नॉट द काइनेटिक एनर्जी इज़ बिन चेंजिंग. तो इन दैट केस योर सी इज़ इन्फाइनाइट. ठीक है. सी इज़ इन्फाइनाइट देयर, तो इट इज़ नॉट डिफाइंड. सी इज़ नॉट डिफाइंड देयर. ठीक है. So change in state is means कि you are converting from solid to liquid और liquid to gaseous state में you are converting. ठीक है. So specific heat of water जो होती है हमारी, will take some example. Specific heat of water is 1 calorie
पर ग्राम, और स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज़ 1/2, ठीक है, और 0.5, और स्टीम की होती है 0.48 इज़ द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम, राइट। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ठीक है। तो जैसा हमने देखा था कि अर्लियर डेज में हमारा हीट और एनर्जी को एज ए सेपरेट देखा जाता था, दे आर नॉट बीन लाइक द सेम थिंग, ठीक है। तो हीट और एनर्जी को टोटली डिफरेंट के तरीके से देखा जाता था, एंड बिफोर जूल एक्सपेरिमेंट, ठीक है, पीपल थॉट वर्क इज यूज टू रिक्वायर टू मूव द थिंग एंड द हीट इज टू मेक द थिंग हॉट, ठीक है। दे वर टोटली टू डिफरेंट थिंग in the different universe, but later on mechanical equivalent of the heat, which is by the Joule's experiment, it has shown that there is a bridge to connect between them, okay. Now we'll see this. So even with the experiment we have seen, whenever you rub the surface, you could able to see the heat has been there, the friction motion, heat has been there. Then the next, so we can see from this experiment, heat is nothing but just another form of energy, ठीक है। and even from the Joule experiment, Joule paddle wheel experiment जो था, paddle wheel experiment से क्या किया, whenever you move a paddle wheel in the water, so it is like steering of the water, ठीक है, it is like steering of the water, doing the mechanical work, and with this mechanical work you are increasing the random kinetic energy of the water molecule, जिसकी वजह से उसका temperature बढ़ रहा है, ठीक है। so with this we have seen a direct link between your mechanical work and your heat, ठीक है। so then heat is being thought as another form of the energy, ठीक है। तो heat is the energy transferred through the microscopic motion and it is equivalent to the mechanical energy, ठीक है। it is equivalent to your mechanical energy, and measure of heat, like how much heat is required, how much for measure of the heat is how much mechanical energy is 1 calorie. So इसका जो relationship it's been given like this. So whenever you convert heat into any mechanical work or mechanical work into any heat, इसका ratio हमेशा same रहेगा, and that ratio has been given by Joule. This ratio has been given by J Joule, which is a conversion factor, ठीक है। W over Q is always J, ठीक है। So that is our mechanical equivalent of heat. So J shows how much joules of the mechanical work required to increase the temperature of 1 gram of water to 1 degree Celsius, ठीक है। तो that comes out to be 4.2 so यहाँ पे अगर हम देखें, J comes out to be equal to, जो conversion factor comes out to be equal to 4.2 joule, ठीक है। तो this J is the conversion factor, ठीक है, J is the conversion factor, and here 1 calorie is equal to 4.2 joule, right? सो इसका और एग्जांपल देखते हैं, मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ आवर हीट का। तो इसमें अगर आप देखो, व्हेन द वाटर इज़ बीन फॉलन डाउन फ्रॉम द हाइट, तो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज़ बीन कन्वर्टेड इनटू हीट, ठीक है। जैसे वो नीचे गिरेगा उसका टेम्परेचर वाटर का इंक्रीज होगा, ठीक है। सो वर्क डन is nothing but equal to J into Q, ठीक है। वर्क डन इज नथिंग बट ये फ्रॉम द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट वी हैव गॉट वर्क डन इज इक्वल टू J into Q, ठीक है। वर्क डन कितना होगा आपका mgh, ठीक है। वर्क डन इज नथिंग बट योर mgh, J इज द कन्वर्जन फैक्टर इनटू आपका हीट कितना जनरेट हुआ, दैट इज mc इंटू डेल्टा टी इज द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर मेरे को इंक्रीज इन टेम्परेचर निकालना है, m से m कैंसिल हो गया, तो आपका इंक्रीज इन टेम्परेचर कम्स आउट टू बी इक्वल टू GH डिवाइडेड बाई JC, ठीक है। दैट इज द इंक्रीज इन टेम्परेचर when the water fall from the height edge. Same way whenever the bullet has been fired, ठीक है। तो when the bullet hit the target, तो क्या होगा, whenever the bullet hit the target, तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी एकदम से स्टॉप हो जाएगी बुलेट, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट ओनली, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दिस हीट द टेम्परेचर इज गोइंग टू इंक्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे भी वी कैन यूज द मैकेनिकल इक्विवेलेंट, दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू J टाइम्स ऑफ योर हीट, ठीक है। नाउ काइनेटिक एनर्जी जो होगी यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू J टाइम्स ऑफ योर हीट, ठीक है। तो फ्रॉम हेयर इफ यू वांट टू कैलकुलेट द टेम्परेचर राइज ऑफ योर बुलेट इज डेल्टा थीटा इज इक्वल टू m से m कैंसिल हो गया, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू V स्क्वायर बाई 2JC, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी कैन यूज द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ आवर हीट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा वाटर इक्विवेलेंट का। वाटर इक्विवेलेंट जैसे हमने देखा था, वाटर इक्विवेलेंट मीन्स यू हैव टू सी के हाउ different material store the heat, ठीक है। how different material store the heat. If you heat a copper vessel
or a steel pot or a bucket of water, they don't warm it at the same rate. ठीक है, तो water equivalent क्या होता है? Because they are not warming at the same rate, तो water equivalent is a clever shortcut used by the physicists to simplify these differences. Because ये यहाँ पे क्या है आपका bucket of steel pot, कॉपर वेसल एंड द बकेट ऑफ वाटर, दे हीट डिफरेंटली. ठीक है, आप हीट सप्लाई करोगे बट इनका टेम्परेचर डिफरेंट वेरी करेगा. मे बी इसका कॉपर का टेम्परेचर एकदम से फास्ट इंक्रीज़ करने लगेगा, फिर स्टील का थोड़ा स्लो करेगा और वाटर का बहुत ही धीरे धीरे इंक्रीज़ करेगा. ठीक है, सो दैट शोज दे डोंट वार्म अप एट द सेम रेट, डिफरेंट वे में वार्म अप होंगे. नाउ वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है? इट इज़ अ शॉर्टकट यूज बाय द फिजिसिस्ट टू सिंप्लीफाई दीज डिफरेंसेस बाय ट्रांसलेटिंग द ऑब्जेक्ट्स थर्मल बिहेवियर. ठीक है, जो ऑब्जेक्ट का यहाँ पे थर्मल बिहेवियर है, वी आर कन्वर्टिंग इनटू इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वाटर. ठीक है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर आप कॉपर वेसल को अगर आप बर्न कर रहे हो तो जो इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, हाउ मच इज़ द वाटर रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सेम टेम्परेचर. ठीक है, हाउ मच इज़ द वाटर रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सेम टेम्परेचर. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट द वाटर इक्विवेलेंट. So mass of the water or absorb or evolve the same amount of heat that has been given to the body in raising or dropping the same range of temperature. That means अगर आपका ये कॉपर है, आपने इसको बर्न किया नीचे से और इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया 1 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, नाउ टू इंक्रीज दिस 1 डिग्री सेल्सियस दिस कॉपर वेसल, आप कितनी हीट आपको लगी? सपोज यू नीड 100 जूल्स ऑफ हीट फॉर दिस. ठीक है, नाउ फॉर दिस 100 जूल्स ऑफ हीट अगर आप वाटर को सप्लाई करोगे, नाउ देयर इज़ अ वाटर हेयर, नाउ ये 100 जूल्स ऑफ हीट आपने सप्लाई करी वाटर को. नाउ ये 100 जूल्स ऑफ हीट वाटर को सप्लाई करने के बाद 1 डिग्री सेल्सियस रेज करना है अपने वाटर, तो यहाँ पे आपका मास कितना होना चाहिए? ठीक है, टू रेज द 100 जूल्स से 1 डिग्री सेल्सियस आपने इंक्रीज़ करना है. ठीक है, तो हाउ मच इज़ द वाटर रिक्वायर्ड? तो दैट m इज़ नथिंग बट द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ दिस मटेरियल. ठीक है, m इज़ द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ दिस मटेरियल. द मास ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब और एब्जॉर्ब द सेम अमाउंट ऑफ हीट. ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ हीट एज डन इन द बॉडी रेजिंग और ड्रॉपिंग द टेम्परेचर थ्रू द सेम रेंज ऑफ टेम्परेचर. So when you heat a body, ठीक है, delta Q is equal to MC delta Q is equal to MC delta T हो गया. ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ हीट, ये सेम अमाउंट ऑफ हीट इज बिन गिवन टू W ग्राम ऑफ वाटर टू इंक्रीज द टेम्परेचर टू सेम डेल्टा थीटा. ठीक है, तो वी कैन इक्वेट Q इज इक्वल टू W स्पेसिफिक हीट वाटर की 1 हो गई इंटू डेल्टा थीटा. नाउ वी इक्वेट बोथ द हीट्स. ठीक है, तो यहाँ से हमारा दिस इज आर वाटर इक्विवेलेंट. वाटर इक्विवेलेंट इज M इंटू C, दैट इज द थर्मल कैपेसिटी ऑफ द बॉडी. ठीक है, वाटर इक्विवेलेंट कम्स आउट टू बी इक्वल टू M इंटू C. That is the thermal equivalent of our body. Thermal capacity of the body. ठीक है. Now एक मिसकंसेप्शन होता है कि इफ़ यू हीट अप अ सॉलिड स्फेयर और ए हॉलो स्फेयर, तो ये होता है कि हमारा जो हॉलो स्फेयर होता है वो ज़्यादा बढ़ना चाहिए. द रेडियस ऑफ द हॉलो स्फेयर विल बी हाई. बट अगेन द सेम जैसे हमने कैविटी में कॉन्सेप्ट देखा था, दैट इज़ अ फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट होती है. तो ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल इज गोइंग, ईच एंड एवरी एटम इज गोइंग टू वाइब्रेट एंड क्रिएटिंग अ स्पेस. तो यहाँ पे भी हमारा फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट होती है. तो इन दिस इफ़ यू हीट द सॉलिड स्फेयर और द हॉलो स्फेयर and they are going to heat with the same temperature, आपका expansion of both will be equal. ठीक है, तो आपका radius will be same. बट अगर आप देखोगे temperature rise in both of them will be different because यहाँ पे material ज़्यादा है तो इसका mass ज़्यादा होगा. ठीक है, तो इसकी capacity भी ज़्यादा होगी. तो यहाँ पे जो temperature rise will be less. ठीक है, इसमें temperature rise कम होगा और hollow में हमारा temperature rise will be more. ठीक है, और इसको आप इससे भी देख सकते हैं. तो Q इज इक्वल, तो हमारा जो Q होता है दैट इज इक्वल टू M C डेल्टा थीटा. अगर हम डेल्टा थीटा देखें तो MC को अगर मैं नीचे ले आऊँगा तो मास इज कमिंग इन डिनोमिनेटर, तो सॉलिड स्फीयर का मास ज़्यादा होगा, दैट मीन्स उसका टेम्परेचर राइज विल ऑल्सो लेस. ठीक है, now we'll see this determination of water equivalent of your calorimeter. So calorimeter is a simple apparatus to determine the heat changes of in various cases of heat gain and heat loss. So this is your calorimeter. ठीक है, this is your wood. इसके अंदर ये ऐसे calorimeter रखा हुआ है. we put the water here and then we add the water. तो सबसे पहले हम लोग we put the pure water here with temperature T1. ठीक है, टेम्परेचर T1 पे डालेंगे and that is also the temperature of this calorimeter. ठीक है, वो भी सेम टेम्परेचर हमारा calorimeter का हो जाएगा. दिस इज calorimeter, इसका भी सेम टेम्परेचर T सेम में हो गया. एंड द वाटर विच यू हैव पुट इट इनिशियल वाटर M1 वाटर डाला आपने, दैट इज़ ऑफ रूम टेम्परेचर का. ठीक है, फिर आपने डाला M2 वाटर डाला, दैट इज़ अगेन द प्योर वाटर यू एडेड M2. ठीक है, एंड दैट इज़ एट अ
टेम्परेचर हायर देन द रूम टेम्परेचर दैट इज 10 to 20 डिग्री मोर देन T1, ठीक है। तो क्या करेगा नाउ, जो हीट जो होगा इसके पास कुछ हीट होगी, दैट हीट इज़ गोइंग टू गिव द हीट टू दिस वाटर फर्स्ट, ठीक है। ये जो होगा M2 ये हीट देगा इसको, प्लस ये हीट देगा इसको कैलोरीमीटर को, ठीक है। दैट हीट इज़ बीन गिवन बाय दिस कैलोरीमीटर, ठीक है। नाउ ये जो कैलोरीमीटर की हीट होगी दैट वी कन्वर्ट इनटू वाटर इक्विवेलेंट, ठीक है। सो व्हाई वी यूज़ दिस, वाई वी यूज़ द वाटर इक्विवेलेंट, इट अलाउज टू ट्रीट द कॉपर और द एल्यूमिनियम वेसल, जो हम यहाँ पे कॉपर और, बिकॉज आपको लिक्विड हमेशा किसी ना किसी वेसल में बर्न हीट अप करना पड़ेगा ना, तो दैट अलाउ, ये जो आप वेसल में बर्न कर रहे हैं दैट ट्रीट द कॉपर एंड एल्यूमिनियम वेसल एज इट वर लाइक एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ वाटर, ठीक है। बाय डूइंग दिस वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द कैलोरीमीटर करने से हमारा क्या हो जाता है कि जो हमारे कॉपर वेसल और एनी अदर वेसल दैट वी आर यूजिंग, वी कैन इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन ट्रीट इट एज लाइक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ वाटर दैट यू आर हीटिंग इट, ठीक है। सो अब इसमें अगर हम देखें तो विल फाइंड आउट द वाटर इक्विवेलेंट कितना आएगा इसका कैलोरीमीटर का, ठीक है। विल यूज़ द सेम कॉन्सेप्ट दैट वी जस्ट नाउ डिस्कस इन हियर, जैसे अभी हमने इसमें निकाला था वाटर इक्विवेलेंट, सेम वे वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। तो अभी हमने बेसिकली पहले हम, ये हमारा कैलोरीमीटर था, हमने वाटर ऐड किया, फिर हमने फर्दर वाटर ऐड किया एट हायर टेम्परेचर। तो ये हायर टेम्परेचर वाटर के पास हीट है, तो इट इज़ गोइंग टू डिस्पर्स ऑफ इट्स हीट, जो मेरा T1 टेम्परेचर पे है, एंड इट इज़ गोइंग टू गिव द हीट इज़ बीन ऑब्जॉर्व बाय दिस कैलोरीमीटर, ठीक है। नाउ वी फाइंड आउट द वाटर इक्विवेलेंट। तो हीट लॉस बाय द वाटर जो कि 10 डिग्री सेल्सियस पे था इज इक्वल टू हीट गेन बाय द वाटर प्लस हीट गेन बाय कैलोरीमीटर। नाउ विल राइट डाउन हीट लॉस बाय द वाटर इज M2 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, T2 से T पे आ गया, ठीक है। दिस इज T2 से फाइनल टेम्परेचर विल बी T। सेम वे हीट गेन बाय दिस वाटर विल बी T, जो फाइनल टेम्परेचर इज T से T1, एंड फाइनली विल फाइंड आउट द वाटर इक्विवेलेंट फॉर दिस। तो इसका वाटर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो W, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दिस कैलोरीमीटर का हम M इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ दिस कैलोरीमीटर को लिखने की जगह हम लोग क्या करेंगे, इसका वाटर इक्विवेलेंट लिख देंगे, वाटर इक्विवेलेंट इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर FW इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू T माइनस T1, ठीक है। तो ये W हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज़ योर वाटर इक्विवेलेंट ऑफ योर कैलोरीमीटर, ठीक है। सो दिस वैल्यू वी आर गोइंग टू यूज़ इट इन द फ्यूचर एक्सपेरिमेंट, जब भी हम करेंगे कोई और लिक्विड ऐड अप करके, इफ़ यू वांटेड टू सी द डिफरेंस इन टेम्परेचर, इफ़ यू वांटेड टू सी द हीट ट्रांसफर एंड ऑल। सो इन all the previous experiment, in all the future experiment, we use water equivalent, or the instead of taking it separately, like इसमें heat कितनी transfer और इसमें heat कितनी gain हो रही है, instead of taking this separately we just use it as a water जिसका weight मेरा इतना है, ठीक है। we just use it as a water जिसका मेरा weight इतना है, right। now we'll see the concept of phase change and the latent heat। सो लेटेंट हीट और फेज चेंज क्या होता है, whenever you transfer the energy, ठीक है। पहले अभी हम देख रहे थे जब हम whenever you are adding up the heat, whenever you are adding up the energy, तो क्या हो रहा था, आपका काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही थी, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था। नाउ अब आप एनर्जी ऐड कर रहे हैं, तो इट डज़ नॉट गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर, बट फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सब्सटेंस चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो नाउ अब क्या होगा, आपका द बॉन्ड आर गोइंग टू गेट ब्रेक। जो इंटरनल एनर्जी हमने देखी थी ना, वन इज द माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी, अनदर इज द माइक्रोस्कोपिक पोटेंशियल एनर्जी, जो कि हमारा जो एटम्स को बॉन्ड करके रखती है। अब इस केस में क्या हो रहा होगा, हमारा जितनी भी हीट जा रही होगी दैट इज़ टू ब्रेक अप द बॉन्ड, नॉट टू इंक्रीज द टेम्परेचर, नॉट टू इंक्रीज द माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो फेज चेंज जो होता है हमारा, दैट इज चेंज इन द सिस्टम्स इंटरनल एनर्जी बट नॉट इन द टेम्परेचर। जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर रहा है, नॉट इन द टेम्परेचर, ठीक है। सो नाउ सॉलिड जो होगा दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, ठीक है, बट टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, दिस सॉलिड विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो यहाँ पे बॉन्ड इज गोइंग टू गेट ब्रेक, देन लिक्विड इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू गैस, दैट इज व्हाट वी कॉल द बॉइलिंग, ठीक है। सो चेंज इन द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ द सॉलिड फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है। सॉलिड गॉट मेल्ट, ठीक है, देयरफॉर द मॉलिक्यूल्स मूव अपार्ट फ्रॉम द अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, molecules is going to move apart। यहाँ पे you need to provide some energy to it, ठीक है। that energy is going to break up this bond, so to break up this strong attraction तो you need the energy from outside। so now जो internal energy होगी आपकी liquid phase की, liquid because now the energy is being stored by breaking up the bond, so energy जो होगी internal energy of the liquid phase is greater than your solid phase, and the energy of your gaseous phase, internal energy of your gaseous phase is more than your or the vapor phase is more than your liquid phase, ठीक है। इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन होता है, इसमें वीक होता है, इसमें वीकेस्ट अट्रैक्शन होता है बिटवीन योर मॉलिक्यूल्स। नाउ विल सी द concept of this latent heat and the phase change। so for a given pressure,
फेस चेंज आप करोगे एट ए डिफरेंट टेम्परेचर, एट ए डेफिनेट टेम्परेचर, तो मतलब टेम्परेचर तो चेंज होता ही नहीं हमारा जब हम फेस चेंज करते हैं, ठीक है। तो वी आर टेकिंग एट अ गिवन प्रेशर बिकॉज ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द एमिशन ऑफ हीट। अगर हीट एब्जॉर्ब करेगी तो योर सॉलिड विल बी कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड और लिक्विड विल बी कन्वर्टिंग इनटू गैस, और अगर हीट एमिट करेगी तो आपका गैस से लिक्विड में जाएगा और यहाँ से लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा व्हेन एवर द हीट इज गोइंग टू एमिट, ठीक है। देयर इज अ चेंज इन वॉल्यूम एंड डेंसिटी, ठीक है। तो व्हेन एवर देयर इज अ एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ द हीट एंड द चेंज इन वॉल्यूम एंड डेंसिटी इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। नाउ यहाँ पे अगर हम देखें द सॉलिड इज एट देयर 0 डिग्री सेल्सियस। नाउ दिस सॉलिड वेन एवर यू आर गोइंग टू सप्लाई द हीट टू दिस सॉलिड इज गोइंग टू कन्वर्ट एट लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पे नाउ द फेज गॉट चेंज, ठीक है। और अनदर वे इफ यू आर टेकिंग द हीट आउट, अगर यहाँ से हीट निकाल रहे हो फ्रॉम दिस लिक्विड 0 डिग्री सेल्सियस से, इट विल गेट कंडेंस, सो विल गेट अ 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड मिलेगा, ठीक है। सो दिस टेम्परेचर नीड्स टू बी मेंटेन, ठीक है। तो 0 डिग्री ऑफ आइस, यहाँ पे आइस थी, दैट गॉट कन्वर्टेड इनटू 0 डिग्री ऑफ योर वाटर, ठीक है, with the melt, ठीक है। तो now you're going to supply the heat here, ठीक है। this heat supplied is what we call the that we are going to see, that is what we call the heat supply of supply of fusion. Now if you are having the water which is boiling at 100 degrees Celsius, ठीक है, this is the water which is boiling at 100 degrees Celsius. Now you further keep on applying the heat. Now increasing the heat is going to increase the now it is going to change the state. जो आपका यहाँ पे water था that is going to change the state. अब यहाँ पे it is going to get vapor, ठीक है, it is going to get vapor. So now यहाँ पे you are having 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वेपर, नॉट द लिक्विड, ठीक है, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू सप्लाई इट। और 100 डिग्री ऑफ सेल्सियस ऑफ वाटर अगर आप यहाँ से हीट निकाल दोगे, यू विल गेट अ 100 डिग्री ऑफ सेल्सियस एज अ लिक्विड। सो लेटेंट हीट क्या होती है? अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ एम मास ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, अमाउंट ऑफ द सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। तो हम हीट जो लिखेंगे दैट इज एम इंटू एल, एल इज माई लेटेंट हीट, ठीक है, लेटेंट हीट। सो amount of heat required, latent heat is the amount of heat required to change the state of m of the substance, ठीक है। So this is L is called the latent heat, which is a hidden heat because of no temperature change, ठीक है, because यहाँ पे कोई temperature change नहीं हो रहा हमारा। whenever you are supplying the heat, only the molecular bonds are breaking, no change in the temperature. That depends upon the phase nature of the phase change, ठीक है। आप लिक्विड से सॉलिड को चेंज कर रहे हो, सॉलिड से लिक्विड कर रहे हो या लिक्विड से वेपर कर रहे हो, दैट डिपेंड्स अपॉन द फेस चेंज, ठीक है। इट इज लेटेंट हीट आपकी फ्यूजन में, दैट लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड में चेंज करोगे, देन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन विल बी डिफरेंट एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन विल बी डिफरेंट, बिकॉज इन सॉलिड से लिक्विड में आपको थोड़े से बॉन्ड ब्रेक करने पड़ते हैं, इट सो दैट इट विल जस्ट स्लिप ऑन टू ईच अदर। जैसे आप सॉलिड से लिक्विड में जाओगे तो ज़्यादा बॉन्ड नहीं ब्रेक करने पड़ेंगे, इट इज़ जस्ट लाइक स्लिपिंग ओवर ईच अदर। अगर आप लिक्विड से गैशियस स्टेट की तरफ जाओगे, दैट मीन्स यू आर ब्रेकिंग द बॉन्ड कम्प्लीटली, तो वहाँ पर ज़्यादा आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो लेटेंट हीट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और इसकी जो एनर्जी इसकी जो यूनिट दी जाती है दैट इज़ कैलोरी पर ग्राम और द जूल पर किलोग्राम, और दिस इज इट्स डायमेंशंस। Now we'll see this latent heat of fusion, that is the heat energy required to change 1 kilogram of solid, or required to change 1 kilogram of solid into 1 kilogram of liquid, ठीक है, 1 kilogram of solid से 1 kilogram of liquid, ठीक है, maintaining the same temperature, ठीक है। So here if you see water जो होगा, if you are having the ice which is at 0 degree Celsius and you are providing the heat, it will convert into water to 0 degree Celsius, और कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, दैट इज़ 80 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। और अब लिक्विड से इफ़ यू आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू सॉलिड, अगर 0 डिग्री ऑफ योर वाटर इज कन्वर्टिंग इनटू सॉलिड, देन लिक्विड इज बीन मूविंग आउट ऑफ इट, ठीक है। एनर्जी इज द हीट एनर्जी इज बीन मूविंग आउट ऑफ इट। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है हमारा? व्हेन 1 kg ऑफ लिक्विड स्टेट, 1 kg of liquid state is converted into 1 kg of gaseous liquid. The heat required is what we call the latent heat of vaporization, ठीक है। So latent heat of vaporization of water means 100 degree of water when you are going to provide further heat to it, और कितनी heat 540 कैलोरी पर ग्राम अगर आप प्रोवाइड करोगे, then it will convert into 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ स्टीम, 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो 540 is the heat required. If you see the latent heat of fusion is 80 and the latent heat of vaporization is 540. As I have told you, the reason is
एज आई टोल्ड यू द रीज़न इज दिस, ठीक है, बिकॉज ऑफ फ्यूजन में क्या होता है आपका, यू ओनली हैव टू लूजन द बॉन्ड सो दैट द मॉलिक्यूल्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर. जैसे सॉलिड से लिक्विड में यू जस्ट हैव टू लूजन द बॉन्ड, बट वेपराइजेशन में क्या होता है, यू हैव टू रिप देम अपार्ट, द बॉन्ड नीड्स टू रिप देम अपार्ट, दैट मीन्स मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड देयर, ठीक है. सो दैट्स वाई आपके लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज ग्रेटर देन योर लेटेंट हीट ऑफ योर फ्यूजन, ठीक है. इसका इफ़ यू सी द प्रैक्टिकल थिंग ऑफ इट, कि आपका स्टीम जो होती है दैट 100 डिग्री सेल्सियस कॉज मच मोर सीवियर बर्न्स देन द लिक्विड एट 100 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज 100 डिग्री ऑफ सेल्सियस ऑफ स्टीम में एक 540 जो कैलोरी होती हैं इसमें वो भी कंटेन होती हैं, ठीक है. ये जो हमने हीट सप्लाई करी है ना यहाँ पे, जो 540 हमने हीट दी थी इसको टू कन्वर्ट द वाटर इनटू वेपर, तो दैट हीट इज ऑल्सो बीन देयर. तो व्हेन द स्टीम हिट योर स्किन, द लेटेंट हीट इज़ द फर्स्ट दैट टर्न बैक इनटू द वाटर, पहले वो टर्न बैक होगी, ठीक है, एंड देन द वाटर स्टार्टेड कूलिंग डाउन, ठीक है. सो दैट्स वाई यू फील मोर बर्न व्हेन द स्टीम इज टचिंग योर हैंड देन द 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर. Now we'll see the heating curve. So heating curve is nothing but is a graphical diary of substance journey from कोल्ड सॉलिड टू हॉट गैस, ठीक है. सॉलिड से गैशियस स्टेट पे जाने की एक हमारी ग्राफिकल डायरी है. इट कैप्चर्स द स्ट्रगल बिटवीन द टेम्परेचर एंड द फेज अरेंजमेंट, ठीक है. सो बिटवीन द टेम्परेचर एंड द फेज अरेंजमेंट वी आर गोइंग टू सी. So whenever a given mass of solid, you supply the heat at a constant rate, and we are going to plot the graph between your temperature and your time, ठीक है. At same amount of heat is been you are giving, so we'll see how the temperature is going to increase, how the transformation is going to happen. So all this concept that we are going to see, and this concept we are going to put it into the graphical diary, and that graphical diary is what we call the heating curve. So if we see कि initially आप देखोगे solid है, you are providing the heat, तो that the temperature is going to increase, temperature बढ़ेगा from time T1 से T2, temperature is going to get increase. now ये जो slope होगा that depends कि आपका material कितना stubborn है. अगर आपका slope इस तरीके से, दैट मीन्स मटेरियल की स्पेसिफिक हीट बहुत कम है, ठीक है. मटेरियल की स्पेसिफिक बहुत कम है. जितना आपका स्लोप ज़्यादा है, स्लोप ज़्यादा का मतलब होगा आपके दैट स्पेसिफिक हीट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू योर स्लोप ऑफ योर दिस ग्राफ. जितना आपका स्लोप ज़्यादा है, दैट मीन्स आप कम हीट प्रोवाइड से ये स्लोप हो गया, तो कम हीट प्रोवाइड से आपने टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया. अगर आपका स्लोप इस तरीके का है, दैट मीन्स आपने ज़्यादा हीट प्रोवाइड कर रहे हो बट वो टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, दैट मीन्स मटेरियल की स्टबर्ननेस बता रहा है. तो स्लोप ऑफ दिस कर्व इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू योर स्पेसिफिक हीट, ठीक है. तो इनिशियली व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग द हीट, इट इज़ गोइंग टू सॉलिड इज़ गोइंग टू हीट इट अप, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, ठीक है. तो अप टू दिस पॉइंट है, इट इज़ गोइंग टू increase in the kinetic energy. Now from A से B, now in this case when it reaches from A to B, when it reaches 8A, नाउ यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ना खत्म हो गया. नाउ ओनली द फेस चेंज स्टार्टिंग, ठीक है. ए से बी में फेस चेंज, या ए पोजीशन पे पूरा सॉलिड होगा, बी पोजीशन पे पूरा लिक्विड हो गया होगा, और बीच में जितना होगा दैट इज़ अ मिक्सचर, ठीक है. एंड दिस ए बी इज़ इन द थर्मल इक्विलिब्रियम, और बीच में किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो दैट मीन्स इतना मेरा सॉलिड होगा और इतना मेरा लिक्विड होगा. अगर मैं बीच में देखूंगा तो दैट मीन्स 50% मेरा सॉलिड हो गया होगा और 50% मेरा लिक्विड होगा. तो जैसे मैं इधर की डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, मेरा जो मटेरियल है दैट इज मूविंग टुवर्ड्स द लिक्विड, ठीक है. सो लेंथ ऑफ दिस शोज द कितनी हीट चाहिए होगी. अगर जितनी ज़्यादा लेंथ है तो दैट मीन्स उतनी मेरे को हीट चाहिए, इसको लेटेंट हीट चाहिए होगी. जितने मेरा ये छोटी लेंथ है उतना मेरा कम हीट चाहिए होगी, ठीक है. सो लेटेंट हीट आपको बताता है द लेंथ ऑफ योर दिस लाइन, लेंथ ऑफ दिस लाइन इज गोइंग टू गिव यू द लेटेंट हीट, ठीक है. एट पॉइंट ए आपका सारा सॉलिड होगा, एट पॉइंट बी आपका सारा लिक्विड होगा, एंड इन बिटवीन यू हैव अ मिक्सचर ऑफ बोथ बिटवीन ए एंड बी, ठीक है. सॉलिड एंड लिक्विड का बोथ का मिक्सचर होगा, ठीक है. नाउ लाइन बी सी इज अगेन शोइंग कि जब वो लिक्विड हो गया देन उसके बाद नाउ अगेन वी आर सप्लाइंग द हीट. नाउ अगेन इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज बीन इंक्रीजिंग. नाउ जो टेम्परेचर, नाउ अगेन द स्लोप फैक्टर इज कमिंग कि हाउ मच इज़ अ स्लोप, जितना ज़्यादा स्लोप होगा दैट मीन्स उतनी कम उसकी स्पेसिफिक हीट होगी, और जितना कम स्लोप होगा उसकी उतनी ज़्यादा स्पेसिफिक हीट होगी. थर्मल इक्विलिब्रियम ये हमने देखा. देन अगेन थर्मल इक्विलिब्रियम हमारा मेल्टिंग प्लेट्यू वाला ये वाला आ गया. थर्मल इक्विलिब्रियम एट द मेल्टिंग प्लेट्यू यू हैव अ मिक्स ऑफ आइस इन द, सपोज अगर हम यहाँ पे आइस लेके चल रहे हैं, सो दिस मेल्टिंग प्लेट्यू अगर हम आइस इफ़ यू आर taking from ice to liquid, if it's been converting, suppose यहाँ पे ice है, it is converting into liquid, that means
यहाँ पे पूरा का पूरा आइस है और यहाँ पे पूरा का पूरा लिक्विड होगा, और जो बीच में होगा हेयर यू आर हैविंग द मिक्सचर ऑफ योर आइस एंड वाटर बोथ, ठीक है. एंड द टेम्परेचर वोंट चेंज अंटिल द लास्ट क्रिस्टल कन्वर्ट टर्न द आइस इनटू वाटर. ठीक है. नाउ विल सी द CD. तो बिटवीन CD आपका अगेन इट विल बी पार्टली लिक्विड एंड द पार्टली गैस होगी. यहाँ पे इट विल बी लिक्विड, यहाँ पे इट विल बी टोटली लिक्विड, हेयर इट विल बी टोटली गैस, और बीच में जितना भी पोर्शन होगा वहाँ पे आपका पार्टली लिक्विड पार्टली गैस. ठीक है. अगेन द लेंथ इज शोइंग द again this length is showing you the latent heat of your vaporization. This length is showing, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी ज़्यादा उसकी latent heat of vaporization होगी. Now the last state has been showing कि आपकी gaseous state में temperature has been increasing linearly. ठीक है. Right. Now we'll see the principle of calorimetry. The principle of calorimetry is essentially a accounting law of thermodynamics. It is based on the principle of conservation of energy. ठीक है. In an isolated system, energy cannot be created or destroyed. Therefore, if you mix a hot object with a cold one, energy does not vanishes. It just moves from one to another. ठीक है. So that is your principle of your calorimetry. Whenever you mix up a hot and the cold object, energy just transfer from hot to cold one. ठीक है. So calorimetry is nothing but measuring of the heat when two bodies of different temperature T1 and T2 mix up, and the heat transfer will happen until both will reach their thermal equilibrium. ठीक है. So till they reach the thermal equilibrium, that means the heat lost by that body at a high temperature and the heat gained by the body at a lower temperature. ठीक है. So this is the principle of calorimetry, law of conservation of energy. The heat lost is equal to your heat gain. ठीक है. So heat gained by 1 is equal to heat lost by second. ठीक है. Because the temperature यहाँ पे अगर आप देखोगे आपका जो heat suppose you mix up टू मटेरियल आपने मिक्सअप किया, तो हीट गेन, एक ने हीट गेन किया दूसरे ने लूज किया होगा, बट यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा जो जिसने हीट गेन किया होगा, मे बी इसका जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा दैट इज़ नॉट लाइक प्रोपोर्शनल टू इसका जो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ होगा. ठीक है. सो टेम्परेचर इंक्रीज इन वन डज नॉट इक्वल टू टेम्परेचर डिक्रीज इन अनदर. ठीक है. मे बी हो सकता है कि स्पेसिफिक हीट पे डिपेंड करेगा ना. अगर इसकी स्पेसिफिक हीट मेरी कम है, दैट मीन्स आपने जितनी हीट इसको इतनी इसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है, तो यहाँ पे टेम्परेचर कम गिरेगा इसका, लेकिन यहाँ पे हीट सप्लाई सेम करेगा. ये सपोज इसने 100 जूल सप्लाई करी और इसका टेम्परेचर गिरा 1 डिग्री सेल्सियस. ये 100 जूल से बिकॉज इसकी स्पेसिफिक हीट कम है तो इससे इसका 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा. ठीक है. सो दैट मीन्स आपका टेम्परेचर इंक्रीज डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर डिक्रीज, बिकॉज हमारा इट डिपेंड्स अपॉन स्पेसिफिक हीट, मटेरियल की स्टबर्ननेस पे डिपेंड करता है. नाउ if we mix two liquid of different temperature or two material of different at different temperature अगर हम mix करें, तो we'll put this heat loss is equal to heat gain. heat loss कितना हो गया, फाइनल टेम्परेचर आपका मिक्सचर का हो गया. सपोज आपने दो लिक्विड को ऐड किया डिफरेंट टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर इज थीटा मैक्स. तो हीट लॉस कितना हुआ होगा, द हीट लॉस विल बी इक्वल टू m1c1 इंटू इनिशियल टेम्परेचर विल बी थीटा 1 माइनस थीटा मैक्स इज द फाइनल टेम्परेचर. और हीट गेन कितना होगा हमारा m2c2, इट फाइनल टेम्परेचर रीच दिस, और इसका जो सेकेंड बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर विल बी थीटा 2. ठीक है. सॉल्विंग दिस, अगर हम थीटा मैक्स को सॉल्व करेंगे विल गेट दिस रिजल्ट. ठीक है. नाउ विल सी द क्वेश्चन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री के बेसिस पे विल सी सम क्वेश्चंस. I'll have some water and then we'll begin. So ये क्वेश्चन देखते हैं. इसमें क्या कहना है मेरा, टेम्परेचर ऑफ इक्वल मासेस ऑफ 3 डिफरेंट लिक्विड ए बी और सी हमारा दे रखा है 12 डिग्री सेल्सियस 19 एंड 28 डिग्री सेल्सियस. द टेम्परेचर व्हेन ए एंड बी आर मिक्स, जब ए और बी को मैंने मिक्सअप किया तो उसका फाइनल टेम्परेचर कम्स आउट टू बी 16. दैट मीन्स यहाँ से इसने हीट एनर्जी गेन किया और इसने हीट एनर्जी लूज़ किया. ठीक है. बी ने लूज़ किया, ए ने गेन किया. व्हेन बी एंड सी आर मिक्सड देन द फाइनल टेम्परेचर इज़ 29.
ठीक है, दैट मीन्स सी ने लूज़ की एनर्जी और बी ने गेन करी एनर्जी. व्हाट वुड बी द टेम्परेचर व्हेन ए एंड सी इन मिक्स. जब ए और सी जब मिक्सअप करेंगे तब टेम्परेचर बताना है. तो हमारे को यहाँ पे स्पेसिफिक हीट नहीं दे रखी, बट वी हैव बीन गिवन द रिलेशन इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर दे रखा है. तो विल अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कि हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन. तो पहले में करते हैं व्हेन द ए एंड बी आर मिक्सड. व्हेन ए एंड बी आर मिक्सड तो फाइनल टेम्परेचर इज दिस. तो हीट लॉस दैट इज हीट लॉस बाय बी इज़ द हीट गेन बाय ए. ठीक है, तो इससे हमारा रिलेशनशिप आ जाएगा, आपका स्पेसिफिक हीट में रिलेशनशिप आ जाएगा एस पी और एस ए में. ठीक है, सेम हम सेकंड में लगाते हैं कॉन्सेप्ट व्हेन आवर बी एंड सी हैज़ बीन मिक्स्ड. ठीक है, जब आपका सी ने एनर्जी लूज़ किया, इट टेम्परेचर रिड्यूसेस फ्रॉम 28 टू 23 डिग्री सेल्सियस और इसका 19 से 23 इंक्रीज़ हो गया, तो बी ने एनर्जी गेन किया. ठीक है, तो हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन. यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा एस सी और एस बी में रिलेशनशिप आ गया. ठीक है, नाउ अगर हम तीनों में देखें हमारा रिलेशनशिप, इफ़ यू सी दिस द होल रिलेशनशिप कम्स आउट टू बी 16 एस ए इज इक्वल टू 12 एस बी इज इक्वल टू 15 एस सी. ठीक है, इन तीनों में रिलेशनशिप हमारा आ गया इन द स्पेसिफिक हीट. अब मेरे को फाइनल चाहिए टेम्परेचर चाहिए व्हेन ए एंड सी आर मिक्स. जब ए और सी मिक्सअप किए तो हीट लॉस बाय सी बिकॉज सी इज एट हायर टेम्परेचर और ए लोअर, तो हीट फाइनली दे रीच एट टेम्परेचर टी. ठीक है, तो हीट लॉस बाय सी, जो थीटा अगर हम फाइनल टेम्परेचर ले लें तो हीट लॉस बाय सी विल बी नथिंग बट योर वी सी 15 एस सी. ठीक है, मास दोनों का कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड. 15 एस सी इंटू 28 माइनस थीटा. सेम वे हीट गेन बाई ए इज इक्वल टू 16 एस ए इंटू फाइनल टेम्परेचर जो था इसका थीटा माइनस 12. ठीक है, नाउ सॉल्विंग दिस आपके पास थीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू 20.26 आ जाएगा आपके पास. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. नाउ अ चाइल्ड इज रनिंग विद अ टेम्परेचर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट इज गिवन एन एंटीपायरेन विद द मेडिसिन दैट लोअर्स द फीवर which causes the increase in the evaporation of sweat from his body. His fever has been brought down. जैसे evaporation हुआ that means heat has been moving out. ठीक है, ये suppose this body is at 101 degree Fahrenheit. यहाँ से evaporation हुआ that means evaporation क्या कर रहा है, heat has been taking out. तो यहाँ पे इसका temperature reduce down हो जाएगा. reduce down कितना हो गया, 98 डिग्री सेल्सियस हो गया. ठीक है, तो ये जो heat लेके गया मेरा, ठीक है, तब द बॉडी में द वाटर वॉज देयर, तो वाटर गॉट कन्वर्टेड इनटू इवेपोरेशन जो हुआ, द वाटर वॉज कन्वर्टेड इनटू स्टीम. ठीक है, वो जो हीट लेके गया दैट रिड्यूसेस डाउन दिस टेम्परेचर टू 28 डिग्री सेल्सियस. कितने टाइम में टेम्परेचर रिड्यूस किया, इन 20 मिनट. सो व्हाट इज़ द एवरेज रेट ऑफ एक्स्ट्रा इवेपोरेशन कॉज्ड बाय द ड्रग. तो ड्रग ने ये जो डिक्रीज़ किया टेम्परेचर, दैट वी बिकॉज ऑफ दिस डिक्रीज इन टेम्परेचर जो हुआ है मेरा इन द पर्सनस बॉडी, that means heat loss has been happened. That heat loss is nothing but that heat has been supplied for the heat of my evaporation. Now we have to find out the average rate of extra evaporation caused by the drug, assuming that the evaporation mechanism is the only way by which the heat is lost. So no other way heat has been losing. Mass दे रखा है, specific heat of the human body and the latent heat of my latent heat दे रखी है. That means जो आपका we have to find out the mass रेट निकालना है, मास पर यूनिट टाइम निकालना है हमारे को. जो रेट निकालना है ना, एवरेज रेट ऑफ इवेपोरेशन, दैट मीन्स मास ओवर टाइम निकालना है हमारे को फॉर दिस प्रॉब्लम. ठीक है, रेट ऑफ इवेपोरेशन कॉज्ड बाय द ड्रग. ठीक है, नाउ हमें वी नो कि आपका टेम्परेचर इज बीन रिड्यूस डाउन टू दिस. ठीक है, तो दैट मीन्स हीट लॉस जो होगी, दैट हीट इज़ गोइंग टू गेन, जो हमारा मास इट इज़ गोइंग टू गेन. ठीक है, एंड दैट हीट दैट ये जो हीट लॉस हुई होगी तो ये मास को सप्लाई हुई होगी, एंड दैट मास इज़ बीन इवेपोरेटिंग. ठीक है, दिस मास इज़ बीन इवेपोरेटिंग टू वेपर. ठीक है, ये इवेपोरेट हो रहा होगा, एंड देन दिस हीट इज़ लाइक सप्लाइंग द लेटेंट हीट. ठीक है, इट इज़ द लेटेंट हीट. ठीक है, सो वी कैन यूज इट. हीट लॉस बाय द चाइल्ड इज इक्वल टू हीट गेन बाय द स्वेट टू गेट इट इवेपोरेट. ठीक है, स्वेट मतलब आपका जो वाटर हो गया, उसको जो हीट लॉस हुई है उसने सप्लाई करी. ठीक है, जो हीट लॉस हुई है बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर, दैट सप्लाई टू द वाटर एंड दैट गॉट एवेपोरेटेड. तो हम वी कैन इक्वेट ml इज इक्वल टू mc डेल्टा टी. ठीक है, दैट इज द इवेपोरेशन ऑफ योर स्वेट, दैट इज इक्वल टू रिड्यूस डाउन ऑफ योर टेम्परेचर बिकॉज ऑफ एंटीपायरेटिक. नाउ हमें m/t निकालना है, तो यहाँ से हम m निकाल सकते हैं. मेरे पास l पता है, मास पता है 30, c मेरे को पता है दैट इज़ 1 फॉर द वाटर. ठीक है, एंड डेल्टा टी वी नो फ्रॉम 111 टू 98. ठीक है, वी कन्वर्टेड इनटू डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो दैट इज़ 3 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा, उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए 5/9 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. वी हैव टेकन द वेट इन ग्राम इंटू 1 इंटू 1 इज़ माई स्पेसिफिक हीट इंटू ये हमारा
डेल्टा टी आ गया. नाउ वी डिवाइडेड बाय एल. ठीक है, एम एल इज इक्वल टू ये इससे एल से डिवाइड कर दिया, दैट इज़ आर 580 इज बिन गिवन लेटेंट हीट. ठीक है, तो इससे मेरा मास आ गया 86.2 ग्राम. पर हमारे को रेट निकालना है, दैट मीन्स इन 20 मिनट्स. सो वी डिवाइड बाय 20, तो हमारे पास आ जाएगा 4.6 ग्राम पर मिनट इज़ द रेट ऑफ इवेपोरेशन.